नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं, कैलेंडर। काफ़ी स्टूडेंटों का कहना है कि कैलेंडर सर हार्ड लगता है, हार्ड टॉपिक लगता है। दोस्तों, सबसे इजी टॉपिक है कैलेंडर समझ में आने के बाद। बाकी इससे इजी कोई भी टॉपिक नहीं है। रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक है। ढंग से समझिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे जितने भी नए छात्र हैं, वो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ध्यान रखें, समझ में नहीं आए तो वीडियो बार बार देखना है। और अब चलते हैं अपन टॉपिक पे, कैलेंडर। दोस्तों, इस कैलेंडर की बहुत ही लंबी कहानी है। सबसे पहले एक रोम नाम का व्यक्ति था, वो इस कैलेंडर को लेके आया और उस कैलेंडर का नाम है रोम कैलेंडर। अपन ज़्यादातर ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल कैलेंडर होता है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। दोस्तों, ये रोम कैलेंडर है पंचांग कैलेंडर, जो राष्ट्रीय पंचांग है, पंचांग कैलेंडर। ये रोम कैलेंडर है दोस्तों, ये रोम नाम के व्यक्ति ने बनाया था। और इसमें इसने टोटल 304 दिन माने थे दोस्तों। कितने दिन? 304 दिन। और दोस्तों इसने अनियमित रूप से, दोस्तों ध्यान रखना मैं जो चीज लिखवा रहा हूं, अनियमित रूप से 10 महीने में बांटा है इसको। कितने महीने में बांटा? 10 महीने में। दोस्तों ये नियमित रूप से नहीं चला, इसने 304 दिन माना। अनियमित रूप से इसने 10 महीनों में बांटा इस कैलेंडर को। अब देखिए, मैंने कि इसमें भी संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि अपने जो भारत में अभी जो सरकारी कामकाज में जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो दोस्तों ये वाला नहीं है। लेकिन अभी पिछले पोस्ट ऑफिस के एग्ज़ाम में, जैसे कि MTS 10+2 वाले एग्ज़ाम में, इनमें इस रोम कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो इसमें टोटल जो दिन होते हैं वो दोस्तों इसमें 27.5 दिन होते हैं। इसमें महीना कितने दिनों का होता है? 27.5 दिनों का। ध्यान रखें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, समझिए। रोम कैलेंडर रोम ने बनाया है और इसको ही पंचांग कैलेंडर कहते हैं, राष्ट्रीय पंचांग। इसमें एक वर्ष में कितने दिन माने दोस्तों? एक वर्ष में कुल दिन माने हैं दोस्तों 304 दिन। अनियमित रूप से इसको कितने महीने में बांटा गया है? 10 महीनों में। और दोस्तों एक महीने में कुल दिन वो होते हैं दोस्तों 27.5 दिन होते हैं इसमें। और जबकि एग्जाम में इसको 28 डेज राइट माना था। ये ध्यान रखें दोस्तों। तो रोम कैलेंडर के अनुसार महीने में कितने दिन होते हैं? तो 28 दिन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन आए थे 28, 29, 30, 31, 4। क्वेश्चन बना देता हूं साथ साथ में दोस्तों, ताकि नोट कर लेना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय कैलेंडर, ये भारत में बना दोस्तों, भारत में ही बना है कैलेंडर, इसलिए इसको भारतीय कैलेंडर कहते हैं। वो इंटरनेशनल ग्रेगोरियन बाहर का था, भारत इंडिया का नहीं था, इसलिए इंटरनेशनल कैलेंडर बोलते हैं। ये भारतीय कैलेंडर है, भारत में ही बना है। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने में कितने दिन होते हैं? दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूं, समझाने के साथ साथ बेसिक चीजें बताऊंगा दोस्तों आगे। पहला ऑप्शन, आपके ऑप्शन था पहला 28, दूसरा ऑप्शन था 29 दिन,
तीसरा ऑप्शन था 30 डेज और चौथा ऑप्शन था 31 डेज। दोस्तों इसका राइट आंसर है 28 डेज। कितना था दोस्तों? 28 डेज। अब देखिए इस रोम कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक वर्ष में 304 दिन होते हैं और अनियमित रूप से इसको कितने महीने में बांटा गया दोस्तों? 10 महीने में। और एक महीने में 27.5 दिन होते हैं और इसको एग्जाम में राइट माना था 28 दिन। आप 28 दिन भी कह सकते हैं। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने में कितने दिन होते हैं? तो आपका आंसर है दोस्तों 28 दिन। जबकि पोस्ट ऑफिस में ये क्वेश्चन आया था तो एग्जाम में लड़के 30 दिन करके आए हैं, जबकि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है जो अपने काम में आता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है? रोम कैलेंडर, जो प्राचीन में आया सबसे पहले। इसको प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन। ये प्राचीन में आया सबसे पुराना कैलेंडर है। प्राचीन कैलेंडर कौन सा है? रोम कैलेंडर। ध्यान रखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं समझाता हूं आपको इसके बारे में। और देखिए दोस्तों, बेसिक से बेसिक चीज मैं करवा रहा हूं आपको। इतना ऑनलाइन में नहीं बताते हैं। मैं कंप्लीटली आपको यह बता रहा हूं कि बेसिक से स्टार्ट करके एंडिंग तक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। पर आपको यह करना पड़ेगा कि इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा और साथ में पेन कॉपी जरूर लें और नोट करते जाइए। देखिए अब दोस्तों, रोम कैलेंडर यानी पंचांग कैलेंडर। अब पंचांग कैलेंडर में मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अब ये देखिए कि रोम कैलेंडर में महीनों के नाम, तो देखिए दोस्तों महीनों के नाम, तो इसने अनियमित रूप से 10 महीनों में बांटा है। लेकिन बाद में जो जूलियस सीजर आया था, एक वैज्ञानिक, इसकी लंबी कहानी है। मैंने कहा कि धीरे धीरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस रोम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर इसी बोलते हैं, और इस पंचांग कैलेंडर में महीनों के नाम, तो महीनों के नाम बता देता हूं दोस्तों। महीनों के नाम, पहला महीना है आपका चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है दोस्तों ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है दोस्तों श्रावण, छठा है दोस्तों भाद्रपद, सातवां है दोस्तों आश्विन, आठवां है दोस्तों कार्तिक, नौवां है दोस्तों मार्गशीर्ष, 10वां है पौष, 11वां है माघ, 12वां महीना है फाल्गुन। दोस्तों मैंने बताया, अभी आप कहोगे सर आपने तो 10 महीने ही बताए। दोस्तों अनियमित रूप से 10 महीनों में बांटा था, जबकि नियमित रूप से अगर देखा जाए तो उन अनियमित रूप से, अगर आपने देखा है कि ये कैलेंडर है वो तिथियों पर आधारित होता है और अपना जो कैलेंडर है वो तारीखों पर आधारित होता है। तो तिथियां नियमित नहीं होती है, तिथियों पर आधारित, तिथियां नियमित नहीं होती है। दोस्तों आप कभी भी देखिए कि कभी अपन ने सुना होगा कि अपन के भाई प्रथमा, द्वितीया, आज तृतीया है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है। तो दोस्तों कभी ऐसा होता है कि प्रथमा और द्वितीया दोनों सम्मिलित हो जाती है, तो ये तिथियों पर आधारित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इनमें महीने टोटल कितने हो गए? 12 महीनों के नाम हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझा देता हूं। चैत्र, वैशाख दूसरा, तीसरा ज्येष्ठ महीना, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। दोस्तों अपन भारत में रह रहे हैं तो भारतीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। कहीं ऐसे कहेंगे आपको कि इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं। इंडिया में जो पेपर बनता है उनमें इंडिया का नॉलेज होना जरूरी है। अपनी संस्कृति के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपना पुराना जो कैलेंडर है वो रोम कैलेंडर ही है। तो इसके अकॉर्डिंग इनसे क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैं आपको समझा दूंगा। अभी 2-3 क्वेश्चन आए थे, एक तो मैंने लिखवा दिया, 1-2 और बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चन आए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए।
अब दोस्तों इस रोम कैलेंडर की कहानी क्या है, ये रोम कैलेंडर कैसे निर्धारित करके रोम ने बनाया था। तो दोस्तों आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि ये सूर्य है, और जो सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी एक ग्रह है, उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर वो परिक्रमा करता है दोस्तों चंद्रमा। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ग्रिगोरियन नामक का जो वैज्ञानिक था, उसने तो जो कैलेंडर बनाया ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया था दोस्तों। लेकिन रोम ने जो कैलेंडर बनाया वो किसको आधार मान के, कि ग्रिगोरियन ने तो माना था सूर्य को आधार, और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, उसको मान के किया था। लेकिन रोम ने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्र लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा लगाने में कंप्लीट इसको 27.5 दिन लगते हैं। कितना लगता है दोस्तों, 27.5 दिन। ध्यान रखना, एक परिक्रमा में इसको इतना समय लग रहा है, तो अपने को ध्यान रखना है कि 27.5 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक पूरी परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों यहीं पे आपको पता है, तो ज्योग्राफी में अपन कहते हैं तो दिन रात बनना, आपको पता है सौर मंडल आपने पढ़ा होगा, तो दिन रात बनते हैं। अब दिन रात कहां से किस कंडीशन में बनते हैं, और ये सारी चीजें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यहीं पे आपको पता होना चाहिए। ये चंद्रमा जैसे ही बीच में आएगा तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य स्वयं प्रकाशवान नहीं होता है दोस्तों, दोस्तों चंद्रमा स्वयं प्रकाशवान नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये अपने को फैक्ट ध्यान रखना है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशवान नहीं है, तारे प्रकाशवान हैं, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है और सूर्य एक क्या है दोस्तों, तारा। ध्यान रखना, ये चीजें भी आपको नॉलेज के लिए है। सूर्य एक तारा होता है, पृथ्वी एक ग्रह होती है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और ये जो चंद्रमा है ये दोस्तों आपका उपग्रह है। तो ग्रह और उपग्रह को लेकर ही रोम ने बनाया था कैलेंडर, कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक पूरा चक्र कितने समय में लगाता, 27.5 दिन में। तो उसने कह दिया कि भाई एक महीने में कितने दिन होंगे, तो 27.5 दिन। अब दोस्तों एक वर्ष में 304 दिन। हमेशा ध्यान रखना, ए में नियमित रूप से 10 महीनों में, बाकी उसके महीने कितने होते हैं, 12, लेकिन अनियमित रूप से उसको 10 महीनों में डिवाइड किया था। अब देखिए, जो पृथ्वी के चारों ओर, इस सूर्य को हटा देते हैं क्योंकि अभी अपने को सूर्य नहीं लेना, क्योंकि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात है। तो अपन पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है दोस्तों, चंद्रमा लगा रहा है। अब चंद्रमा लगा रहा है तो एक पूरा चक्र कितने समय में लगाता है, 27.5 दिन में। तो देखिए एक महीने में दोस्तों 27.5 दिन होते हैं। इस 27.5 दिन को दोस्तों अगर कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 27 दूना 54, 55/2 दिन। राइट दोस्तों, तो 12 महीने में काउंट कर देंगे तो टोटल ऐसे करके उसने एक वर्ष में उसने जो माना है वो क्या माना है, 304 दिन। लोग कितने, 304 दिन। ये ध्यान रखना है, वर्ष में आपको 304 ध्यान रखना है, और महीने में आपको 27.5 दिन मानना है। ये हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आया कैसे था, महीने में से भी एक क्वेश्चन आया था पोस्ट ऑफिस में, समझाता हूं मैं। ये अभी लेटेस्ट 2019 लास्ट, और 2020 में तो एग्जाम कम ही हुए, 2019 में हुए थे, उनमें आपके ये क्वेश्चंस आया था दोस्तों। कौन सा आया था, क्वेश्चन नंबर 2, याद रखना। पहला लिखवा दिया है, भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीने में कितने दिन होते हैं, 27.5 दिन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय कैलेंडर कह सकते हैं या पंचांग कैलेंडर के अनुसार
नव वर्ष का प्रारंभ व समापन या नव वर्ष परिवर्तन किस 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 मास में होता है? समझ गए होंगे दोस्तों क्वेश्चन को कि पंचांग कैलेंडर के अनुसार या भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष परिवर्तन किस किस मास में होता है। नव वर्ष किस मास में परिवर्तन? परिवर्तन का मतलब होता है कि इस नव वर्ष का प्रारंभ और नव वर्ष का समापन ये दोनों किस किस मास में होता है। दोस्तों ऑप्शन देता हूं, समझना। पहला ऑप्शन था आपका चैत्र वैशाख, दूसरा ऑप्शन था चैत्र, तीसरा ऑप्शन था फाल्गुन चैत्र और अंतिम था चैत्र फाल्गुन। दोस्तों जवाब दीजिए आप, एक बार सोचिए कि आपका जवाब क्या आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए। भारतीय कैलेंडर या पंचांग कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष परिवर्तन किस किस मास में होता है? चैत्र वैशाख, चैत्र फाल्गुन, चैत्र फाल्गुन। दोस्तों इसका आंसर है चैत्र। ये इसका आंसर है। कैसे? देखिए, अभी आप कहोगे सर कैसे? हम ज्यादातर लड़के क्या करेंगे? प्रारंभ चैत्र, अंतिम फाल्गुन, जबकि दोस्तों गलत है। भारतीय कैलेंडर या पंचांग कैलेंडर का जो वर्ष का समापन है और वर्ष का जो प्रारंभ है वो दोनों ही अपने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर की लास्ट डे यानी होता है अपना उस वर्ष का, और जस्ट उससे अगला दिन 1 जनवरी अपना नया वर्ष स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों पंचांग कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष परिवर्तन है वो चैत्र में ही होता है। दोनों ही काम, प्रारंभ और समापन दोनों ही चैत्र में होते हैं दोस्तों। तो समझिए, देखिए इसमें आपने देखा होगा पंचांग कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष कौन से होते हैं दोस्तों? समझाता हूं। पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है आपका कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। याद आ गया होगा। कृष्ण पक्ष यानी होता है कृष्ण, कन्हैया कैसे थे? काले थे तो ये काली रातें जिसको अपन बोलते हैं अंधेरी रातें। और ये शुक्ल का मतलब होता है जो अपने पता है उजाला वाली रातें जहां चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि शुक्ल रात पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों को 15 डेज में बांटा गया है। जबकि दोस्तों ये नियमित रूप से नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो तिथियां होती है तिथियों पर आधारित होता है। तो कभी पूर्णिमा 2 हो जाती है, कभी अमावस्या 2 हो जाती है, कभी सप्तमी 2 हो जाती है, कभी अष्टमी 1 हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है, कभी आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा नवरात्र 1 बढ़ जाते हैं, श्राद्ध घट जाते हैं, कभी श्राद्ध बढ़ जाते हैं, नवरात्र घट जाता है। रीजन यही रहता है दोस्तों, ये अनियमित रूप से है। इसमें बाद में संशोधन हुआ है। अभी तक ये जो चल रहा है ये संशोधन मिनिमम पहले व्यक्ति ने बनाया है तो इतना पता नहीं था, फिर बाद में अपडेट। हमेशा देखो नई चीजों में नया, जैसे कि पहले मोबाइल कैसे थे अब कैसे आ गए। पहले पीसी बड़े बड़े थे, उसके बाद छोटे छोटे आने लग गए, उसके बाद और छोटे हुए, उसके बाद में अब तो लैपटॉप के बाद टैबलेट आ गया, बिल्कुल छोटे छोटे। ऐसे नई यानी जनरेशन जैसे जैसे बदलती जाती है नई चीज़ों का आविष्कार होता जाता है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ से अपने को पता चला कि ये चैत्र में ध्यान रखना दोस्तों। पहला मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट पहले नंबर पर कौन आता है? पहले नंबर पर आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा है दोस्तों? शुक्ल पक्ष। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि चैत्र में जो इसका समापन होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। ध्यान रखना दोस्तों, अमावस्या को, कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन
चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन दोस्तों इसका समापन होता है। क्या होता है? समापन होता है। और जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रारंभ होता है वो होता है दोस्तों, होता चैत्र में है। महीना कौन सा है दोस्तों? चैत्र। लेकिन यह कृष्ण पक्ष में नहीं होके और कब होता है? शुक्ल पक्ष। क्योंकि कृष्ण पक्ष अमावस्या लास्ट दिन होता है। कृष्ण पक्ष का लास्ट डे कौन सा होता है? अमावस्या। और उसके बाद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, लेकिन यहां पूर्णिमा मत कर देना, शुक्ल पक्ष प्रथमा। समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो अब ध्यान रखना, ये जो मैंने समझाया है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहा हूं कि आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान रखें। चैत्र 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 फाल्गुन मत करके आना, फाल्गुन चैत्र मत करके आना दोस्तों। जो अपने भारतीय नववर्ष है उसका परिवर्तन चैत्र में ही होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन समापन होता है और जस्ट दूसरे दिन प्रारंभ हो जाता है शुक्ल पक्ष प्रथमा। यानी कि दोस्तों आपने सुना होगा गुप्त नवरात्रा, ये चैत्र में आते हैं दोस्तों। अपन भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। अपन जो मनाते हैं वो दिवाली से पहले वाले मनाते हैं, आपको पता, कार्तिक माता जो। जबकि रियलिटी ये है कि अपना जो वर्ष है भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग, तो नवरात्र अपने चैत्र वाले इससे भी ज़्यादा, कार्तिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, दो क्वेश्चन ये बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार, मैंने महीनों के नाम बताए थे, पहला महीना कौन सा है? तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना है आपका चैत्र, अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। कोई भी महीना पूछ सकते हैं। तीसरा महीना कौन सा? ज्येष्ठ। चौथा महीना कौन सा? आषाढ़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। अपने जो भारत में रह रहे हैं तो अपने को नॉर्मल जानकारी इसके बारे में होनी कंपलसरी है। ये 2-3 क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। मेन जो होता है, अब देखिए यहां से कंडीशन ये होती है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति आया था और देखिए उस व्यक्ति का नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था? इस रोम के बाद एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था जूलियस सीजर। दोस्तों ये कोई मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, लेकिन समझना है कुछ चीजों में। ये जो जूलियस सीजर आया था, इसने फिर जूलियस कैलेंडर नाम रख दिया था। इसने कुछ संशोधन किया था, लेकिन इसका संशोधन भी कुछ अनियमित रूप से संशोधन हुआ, उसमें नियमित रूप से नहीं हुआ। इस कारण से फिर आ गया था आपका कौन? इसके 1500 वर्ष बाद, 1500 वर्ष बाद दोस्तों ग्रिगोरियन आया था। ग्रिगोरियन यानी कि इसका पूरा नाम तो गेगरी है, पोप गेगरी। पोप गेगरी, ये दोस्तों पोप ग्रेगरी था। पोप गेगरी ये वैज्ञानिक आया था 1500 वर्ष बाद, और इसने अपने ग्रेगरी नाम से ही इसने इसका नाम रख दिया था ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम रख दिया था दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर। जानते हो ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा होता है? जो अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है, अपन इसको ले रहे हैं, ये वाला। ये कैसे अपने यहां लागू हुआ? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसने 22 मार्च 1957 को दोस्तों भारत में सरकारी कागजों के लिए इसको लागू कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों?
इसको लागू कर दिया। तो ये सरकारी कागजों के लिए लागू करने वाला कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर दोस्तों। कौन सा? ग्रिगोरियन। तो जूलियस सीजर का नाम तो बस थोड़ा सा बीच में आया था, मैंने आपको समझा दिया कि रोम के बाद कौन आया? जूलियस सीजर आया। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आपका मैंने बता दिया पोप ग्रेगरी। और इस पोप ग्रेगरी के अकॉर्डिंग ही पूरा कैलेंडर बना, और उस कैलेंडर का नाम क्या है दोस्तों? ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर। यही ध्यान रखना है, यही अपने सिलेबस में दे रखा है दोस्तों। रोम कैलेंडर भी है, कैलेंडर नाम दे दिया तो ये ध्यान रखना, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर से ही अपन पूरी स्टडी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर की कहानी इसने संशोधन कर पूरा कंप्लीटली, और इसने कब से स्टार्ट किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसने जो बनाया, इसको मान्य करके, इसका संशोधन करके बिल्कुल इसको करेक्ट मान लिया कि यही कैलेंडर बिल्कुल लागू किया जाएगा। जो इंडिया में जितने भी अपन लोग काम में ले रहे हैं, वो कौन सा कैलेंडर है दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो 22 मार्च 1957 को लागू किया था सरकारी कागजों के लिए, और उसी दिन से आज चल रहा है ये फर्स्ट डे मान के। अब देखिए दोस्तों कैसे, क्योंकि 22 मार्च को सर अपना तो 1 जनवरी होता है, लेकिन दोस्तों जो शक संवत होता है एक सन 1 को इसने 22 मार्च 1957 से सन 1 1879 सन शक संवत कौन सा? 1879 शक संवत 22 मार्च 1957। अब दोस्तों ये शक संवत के अकॉर्डिंग 1879 एक सन 1 को, मतलब 1 को, 1 सन 1879 को 22 मार्च 1957 एक, मतलब यहां से कैलेंडर को इसका पहला दिन मान के स्टार्ट किया था, लागू किया था। अब देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। रोम कैलेंडर के बारे में आपने जानकारी ले ली, अब पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब देखिए दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर ले लेता हूं मैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या है, देखो अपने को समझना है। स्टार्ट करता हूं मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, अब ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपन नेक्स्ट, अब जो आज अपन ने रोम कैलेंडर के बारे में जानकारी ले ली, रोम कैलेंडर के बारे में पूरा कंफर्मली आपको बता दिया। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर से अपन बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसी ने है ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये जो ग्रिगोरियन जो मैंने कहा ना, पोप ग्रेगरी नाम का एक वैज्ञानिक था, इसी ने लीप वर्ष की अवधारणा दी थी। लीप वर्ष की अवधारणा, लीप वर्ष की दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लीप वर्ष की अवधारणा, आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। लीप वर्ष की अवधारणा देने वाले कौन थे? पोप ग्रेगरी। कौन थे? पोप ग्रेगरी। ध्यान रखना, पोप ग्रेगरी ये वैज्ञानिक था जिसने लीप वर्ष की अवधारणा दी। और अपन यहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। आगे ये जो टॉपिक है बहुत ही रोमांचक होने वाला है, अपने को देखते रहना है, कंटिन्यू जुड़े रहना दोस्तों, और लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहना है दोस्तों। सब्सक्राइब करवाना है, अधिक से अधिक ग्रुपों में भेजना है दोस्तों, ग्रामीण छात्रों तक, प्रत्येक तक ये पहुंचना चाहिए। इतना ही बस, धन्यवाद।